Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 1st of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 1 फरवरी 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है टोरेस स्ट्रेट को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, हु वॉज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड। जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था तो उस समय वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन हुआ करते थे। ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड वेवल। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोग को पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग को नीचे मिल जाएगा और ये जो पोर्शन है आपको पीडीएफ के अंदर अवेलेबल देखने को मिलता है यहाँ पर, और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग आंसर को देख सकते हो। बट अदरवाइज आंसर तब भी नहीं मिलता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वीडियो के लास्ट में आप लोग को उसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये है आज का सबसे पहला आर्टिकल और एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाले कुछ दिनों में लगातार इस आर्टिकल के ऊपर चर्चा होती रहेगी, आप देख पाओगे बहुत सारे एडिटोरियल्स भी आने वाले हैं इसी पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर। आर्टिकल किस चीज़ के ऊपर है आखिरकार ये, तो वह है इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। कल हमारा आप कह सकते हो 31 ऑफ जनवरी था, तो कल इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो आज 1 ऑफ फरवरी है, आज यहाँ पर बजट आने वाला है। तो इकोनॉमिक सर्वे कल आया और ध्यान रखना है जो इकोनॉमिक सर्वे है ये 2022 वाला है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो इकोनॉमिक सर्वे है वो एक साल पहले का आता है और जो बजट है वो एक साल आगे का देखने को मिलता है। तो आज जो बजट आएगा वो 2022 और 23 का देखने को मिलेगा, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे कल आ चुका है वो बेसिकली फोकस करता है 2021 और 22 के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं आखिरकार इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्या बताया गया। इसको डिस्कस करने से पहले आखिरकार हम लोग समझ लेते हैं कुछ बेसिक सी बातें कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। देखो अभी कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, इसके रिगार्डिंग मैं पूरा का पूरा एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, तो उसके लिए परेशान मत होना। लेकिन जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब मैं आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पहली बात हम डिस्कस करेंगे आखिरकार ये सर्वे क्या होता है। इस आर्टिकल को आप लोग इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर सकते हो। अब ये जो देखो 2022 का सर्वे था, यानी जो कल वाला जो सर्वे आया है, अब इसमें जो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, इन्होंने यहाँ पर जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं उसको एड्रेस किया और उसके बेसिस पर हमारा जो बजट 2022 का सेशन है वो भी स्टार्ट हो चुका है। और बजट 2022 के सेशन के पहले दिन पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इस इकोनॉमिक सर्वे 2022 को प्रेजेंट कर दिया पार्लियामेंट के अंदर। नाउ फाइनली ये इकोनॉमिक सर्वे हमारे पास आ चुका है और इसका जो पूरा का पूरा डेटा है हाईलाइट वो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी दे रखा है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अब इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, बेसिकली एक एनुअल रिपोर्ट है, पूरे साल की एक रिपोर्ट है जो कि बताती है कि हमारे इकोनॉमी के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनकी क्या कंडीशन रही है, प्लस कुछ रिफॉर्म्स वगैरह के सजेस्ट किए जाते हैं कि हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो ये सारी बातें इकोनॉमिक सर्वे के अंदर देखने को मिलती हैं। बट एक क्वेश्चन ये भी है कि इकोनॉमिक सर्वे का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो जो ये इकोनॉमिक सर्वे है ये हमारे जीडीपी को प्रोजेक्ट करता है, बताता है कि जीडीपी क्या रहने वाली है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी क्या होता है ये जीडीपी, आगे मैं आप लोग को थोड़ी देर में बताने वाला हूं। ठीक है, तो आने वाले अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर जीडीपी ग्रोथ क्या रहने वाली है, तो ये सारी बातें पता चलती है। उसके हिसाब से हम लोग को एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है कि किस प्रकार से हम लोग को अपने इंडियन इकोनॉमी को लेकर चलना है, प्लस उसके बाद हमारे इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी काफ़ी सारी बातें हम लोग को पता चल जाती हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन यह है कि आखिरकार ये सर्वे बनाता कौन है, तो इस सर्वे को प्रिपेयर किया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के थ्रू।
लेकिन इस बार कुछ चीज़ें अलग हो चुकी हैं। क्यों? इस बार यहाँ पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र के थ्रू। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब की बार चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे नहीं, जो कि कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम जी थे। ठीक है, इनका जो टर्म है वो ख़त्म हो चुका था दिसंबर 2021 के अंदर। तो आपको पता होगा, अभी मैंने 1-2 दिन पहले एक आर्टिकल कवर किया था, एक नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र आ चुके हैं। तो वो नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन से हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। तो इस बार क्या हुआ है, इस रिपोर्ट को ड्राफ्ट किया गया प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र के थ्रू, तो इतना ज़रूर ध्यान रख लेना। उसके बाद एक चीज़ और है, अगर हम लोग यहाँ पर पिछले कुछ सालों से देखें तो आपने भी देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम्स में आ रहा था। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके भी वॉल्यूम्स आते थे अलग अलग। अब की बार क्या हुआ है, एक सिंगल वॉल्यूम है। ठीक है, अब की बार यहाँ पर आपको एक ही बुक देखने को मिलेगी इकोनॉमिक सर्वे की। हो सकता है आने वाले टाइम पर कुछ और चेंजेस हो जाएं, बट अभी के लिए आप देख पाओगे एक सिंगल बुक है, अदरवाइज अभी तक 2 वॉल्यूम्स में आ रहा था। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि पहले 2 वॉल्यूम्स में क्यों आ रहा था। देखो, पहले 2 वॉल्यूम में इसलिए आ रहा था, जो पहला वाला वॉल्यूम होता था वो यहाँ पर ध्यान रखता था किस चीज़ के ऊपर, कि हम लोगों का फ्यूचरिस्टिक इकॉनमी कैसे होने वाली है, मतलब कि फ्यूचर कोर्स को ध्यान में रखता था कि आने वाले टाइम पर कैसे इकॉनमी रहेगी। और जो वॉल्यूम 2 हुआ करता था वो बेसिकली ध्यान रखता था पिछले साल में हम लोगों ने कितना कुछ ग्रोथ पाया है। तो ऐसे दोनों वॉल्यूम हुआ करते, लेकिन अब की बार यहाँ पर एक ही वॉल्यूम है। अभी ज़्यादातर ध्यान दिया गया है हम लोगों की करंट इकॉनमी किस प्रकार से रही है, उसके ऊपर ज़्यादातर ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। एक बात और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जब से यहाँ पर देश आज़ाद हुआ है, इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 1947 के अंदर, तो इकोनॉमिक सर्वे ना पहले बजट के साथ ही प्रेजेंट हुआ करता था। 1964 तक इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों साथ में आया करते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये इनको डीलिंग कर दिया गया। 1964 के बाद से यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे जो है एक दिन पहले आता है बजट के, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है। और अब की बार क्या मैंने देखा खास है वो मैंने आपको बता दिया कि अब की बार सिर्फ और सिर्फ एक वॉल्यूम देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये भी है कि क्या इकोनॉमिक सर्वे लाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, क्या हमारे संविधान के अंदर लिखा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर सरकार के पास कोई भी ऐसा दबाव नहीं है, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे लाया जाता रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ बेसिक सी बातें थी इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये आपको पिक्चर नजर आएगा, इसके अंदर क्या क्या बताया गया। प्रिडिक्शन ग्रोथ क्या है, तो बोला गया जो इंडिया का रियल जीडीपी है वो लगभग हमारे जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है इसके अंदर 9.2% का देखने को मिलेगा। मतलब साल 2021-22 के अंदर जो हमारी ग्रोथ है जीडीपी वो 9.2% की देखने को मिलने वाली है। क्योंकि अभी साल 2021-22 खत्म हुआ है नहीं, कब खत्म होगा, 31 मार्च को। आज क्या है, आज 1 फरवरी है। तो बेसिकली प्रिडिक्शन बताया जा रहा है कि एट द लास्ट हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है जीडीपी वो बेसिकली इतनी रहने वाली है। ठीक है, और जो 2022-23 का जीडीपी है वो भी बताया गया वो एक्सपेंड होगा 8.5% तक, 8% से 8.5% तक, वो भी यहाँ पर आगे की प्रोडिक्शन करके बताई गई है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, एक साल पहले का प्रोडिक्शन हो गया, फिर उसके बाद आने वाले साल का भी यहाँ पर प्रोडिक्शन किया गया कि एस्टिमेशन ये रहने वाला है। तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। अब उसके बाद यहाँ पर इन्फ्लेशन के बारे में भी चर्चा की गई है। ये तो आपने ग्रोथ के बारे में पढ़ लिया कि ग्रोथ कितनी देखने को मिल सकती है। ठीक है, हालांकि पिछले साल की जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा कम थी कोविड-19 लॉकडाउन्स की वजह से और इन फर्स्ट वेव की वजह से, लेकिन अब की बार ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है। बट दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिया गया इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का। अगर हम बात करें महंगाई में, हमने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है जो WPI है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द CPI। CPI क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो भी हम लोग महंगाई को मेजर करते हैं वो WPI और CPI के बेसिस पर मेजर करते हैं, है ना। काफ़ी बार मैंने डिटेल में आप लोग को पढ़ा रखा है, सारे नोट्स CPI WPI के रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इनका डिफरेंस वगैरह भी काफ़ी कुछ मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है आपको। तो अगर हम लोग CPI के बारे में बात करें तो बताया गया जो CPI है वो लगभग 5.6% तक आपको देखने को मिलेगा दिसंबर 2021 तक। तो मतलब वही CPI जो कि हम लोग मेंटेन करके चलते हैं कि भाई 6% और 2% के बीच में रहना चाहिए। तो लेकिन जो WPI है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन जो देखने को मिलेगा वो यहाँ पर 10% क्रॉस कर चुका है, मतलब डबल डिजिट के अंदर है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे WPI का इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर बताया गया। उसके बाद क्या बताया गया, फ्यूल के प्राइसेस। देखो जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसके जो प्राइसेस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से बढ़े भी हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और आने वाले टाइम पर एक्सपेक्टेड है कि ये प्राइस जो है और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, 90 डॉलर्स पर बैरल तक यहाँ पर पहुँच जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो फ्यूल के प्राइसेस है इसकी वजह से भी यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ाई सी नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बताई गई हैं बेसिकली, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें से 3 चीज़ों के ऊपर अभी के लिए फोकस किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या बताया गया, क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी और महंगाई किस बेसिस पर देखने को मिल रही है।
उसके बाद आपको मैं एक दो बातें और बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर मैं आप लोग को दो चार बातें क्लियर कर देता हूँ। हालांकि इसके बारे में वीडियो ले आऊँगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जैसे मैंने आपको थंबनेल दे रखा है कि हाँ इकोनॉमिक सर्वे 2021 2022 हम डिस्कस करेंगे, तो उसके बारे में आपको काफ़ी बार सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। उसके बाद मैं आपको इस बार का कवर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो इकोनॉमिक सर्वे का कवर है ये 2020-21 वाला है, मतलब ये पिछले साल वाला इकोनॉमिक सर्वे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर कोविड-19 का एक थीम लिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे अब की बार का इकोनॉमिक सर्वे आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। ठीक है, 2021-22 का ये आप लोग को दिख रहा होगा। इसको जब आप लोग अच्छे से देखोगे तो इंडिया का मैप यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्लस इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके बाद स्पेस सेक्टर दिखाया गया है। ठीक है, हेल्थ सेक्टर दिखाया गया है। तो ये अलग अलग सेक्टर्स दिखाए गए हैं इंडिया की ग्रोथ के ऊपर, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो इस बार का कवर कैसा है ये भी आप लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद काफ़ी सारे चैप्टर्स अलग अलग यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। जीडीपी का डेटा मैंने आप लोगों को बता दिया क्या रहा है, प्लस क्या रहने वाला है बेसिकली। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो अंदाज़ा लगाया गया, ये आखिरकार किस बेसिस पर लगाया गया है। तो यहाँ पर चार पांच चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग आज के टाइम पर फोकस क्या कर रहे हैं कि देखो आने वाले टाइम पर कोविड-19 और ना बढ़ जाए। जैसे पिछले साल की बात थी, पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे आया, उसके बाद सेकंड वेव आ गया, जो प्रिडिक्शन थी वो सारी बेकार हो गई क्योंकि सेकंड वेव आ गया। तो अब की बार यहाँ पर प्रिडिक्शन लगाई गई है कि हम लोग आने वाले टाइम पर देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर सेकंड वेव नहीं आ रहा है। पेंडेमिक की वजह से कोई भी इकोनॉमिक डिसरप्शन नहीं होगा। अगर पेंडेमिक की वजह से कोई भी इकोनॉमिक डिसरप्शन नहीं होता है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्लस मॉनसून नॉर्मल रहने वाला है। अगर मॉनसून ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है तो इससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद होगा। तो हम लोग ये प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी रहेगी। प्लस ये देख रहे हैं हम लोग जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो $70 पर बैरल से लेकर $75 पर बैरल तक रहने वाले हैं, तो चीज़ें सही चलेंगी। उसके बाद ये दो तीन चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हम लोग ध्यान रखते हैं, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद अब इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर हमने ये भी ध्यान दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आने वाले टाइम की जो ग्रोथ है 2022-23 की, उसको कैसे सपोर्ट किया जाएगा। तो उसको यहाँ पर बोला गया है सपोर्ट मिलेगा कि हम लोग वैक्सीन कवरेज बढ़ाएंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ाएंगे। इसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर आगे भी और ज़्यादा ग्रोथ पाने वाले हैं। ठीक है, बाय द वे जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ये हम लोगों ने फोरकास्टिंग करी है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये चीज़ें मैंशनड है जो कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताई। क्लियर हुआ। चलो, अब यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे के ही छोटे छोटे पॉइंट्स और भी आगे आर्टिकल्स कवर किए गए, वहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो पेज नंबर 1 पर बस इतना ही आर्टिकल था। देखो, इकोनॉमिक सर्वे बार बार मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब बार बार मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में तो हर साल क्वेश्चन आते आते हैं, मतलब डायरेक्टली भी आ जाते हैं। क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, तो मैं चलो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बताऊँगा, खासकर इकोनॉमिक्स का। अगर आप लोगों ने मेंस भी देखे होंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना है। और इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा, आपको बहुत सारा जो हाइलाइट्स है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी फिलहाल इस आर्टिकल के हिसाब से हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें भी कवर कर ली हैं। आगे चलते हैं। अब देखो, ये सर्वे आया है तो बेसिकली क्या हो रहा है, अब ओपोजिशन भी दिखाया जा रहा है। ओपोजिशन पार्टीज बता रही हैं कि इस सर्वे के अंदर पॉवर्टी और जॉबलेसनेस को यहाँ पर इग्नोर कर दिया है। पॉवर्टी भी काफ़ी बड़ी देखने को मिलती है, जॉबलेसनेस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, लेकिन ये चीज़ें इग्नोर करी गई हैं। तो ऐसे यहाँ पर आप देख पाओगे, ऐसे आर्टिकल्स आते रहेंगे। अब जो आने वाले टाइम पर आप लोग यहाँ पर देख लेना, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, एडिटोरियल्स आएंगे, वो कुछ फेवर में भी आएंगे इकोनॉमिक सर्वे के, कुछ यहाँ पर अगेंस्ट में भी आएंगे। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आते रहेंगे, उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। आगे वाली बात है, वो आगे की कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। ना देखो, ये जो पेज नंबर 10 है, अगेन यहाँ पर पेज नंबर 10 को भी पूरी तरह से इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के तौर पर डेडिकेट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बताया गया, देखो पहला आर्टिकल दिया गया है एमजी नरेगा के बारे में। देखो यहाँ पर बोला गया जो डिमांड फॉर एमजी नरेगा है वो अभी सॉफ्ट हो चुकी है, मतलब जो वर्कर्स की डिमांड थी कि इनको जॉब चाहिए वो थोड़ा सा सॉफ्ट होते हुए नजर आएगी। ठीक है, इस एमजी नरेगा स्कीम के अंदर, एमजी नरेगा क्या है, यह है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अभी इसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये वाला ग्राफ देखो, अब ये ग्राफ क्या बताता है, देखो ये जो स्कीम है ना एमजी नरेगा, इसके अंदर क्या हो रहा है, वर्कर्स को हम लोग काम देते हैं, मतलब सरकार जो है यहाँ पर वो वर्कर्स को काम प्रोवाइड करवाती है। कुछ 100 दिन का यहाँ पर काम मिल जाता है उनको, मिनिमम 100 डेज का काम मिलता है, उसके बदले में सरकार उनको वेजेस वगैरह दे देती है। अब क्या हुआ, जैसे आप देख पाओगे कोविड-19 आया,
साल 2020 के अंदर कोविड-19 आपको देखने को मिला था। अब कोविड-19 जैसे-जैसे यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ, तो उसके बेसिस पर आप देख पाओगे जो पहला लॉकडाउन लगा था, तो इसके अंदर लोगों की जो जॉब की डिमांड थी वो इंक्रीज़ हो गई थी कि यहाँ पर लोगों को जॉब मिलनी चाहिए। जो डिमांड है वो आप देख पाओगे इंक्रीज़ हो चुकी थी। ठीक है? जो ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये डिमांड के बारे में बता रहा है। तो पहले लॉकडाउन के अंदर आप देख पाओगे किस प्रकार से डिमांड इंक्रीज़ हुई, फिर उसके बाद ये कम होती रही, वापस से सेकंड वेव आया, वापस से लोगों की जॉब गई, वापस से इसके अंदर जॉब की डिमांड इंक्रीज़ हुई। लेकिन अभी यहाँ पर मामला थोड़ा-सा नीचे आ चुका है। लेकिन आप देख पाओगे कोरोना से पहले वाला जो डिमांड थी, कोरोना से पहले बहुत कम रहा करती थी। इस लेवल पर हम लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख पाओगे अभी फिलहाल क्या है, जो जॉब की डिमांड है, खासकर एमजी नरेगा के अंदर वर्क की डिमांड है, वो यहाँ पर थोड़ा बहुत आप देख पाओगे डिक्लाइन हुआ है सेकेंड वेव के बाद से। लेकिन फिर भी हम लोग कोरोना से जो पहले वाली सिचुएशन थी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। ये यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई। आई होप आप लोग यहाँ पर ये भी क्लियर कर लिए होंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या बताया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आखिरकार ये एमजी नरेगा क्या है, ताकि चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाओ। तो आर्टिकल आप लोग इसको जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस आप देख पाओगे टॉपिक्स मेंशन देखने को मिलेंगे। जब हम लोग एमजी नरेगा स्कीम के बारे में बात करते हैं, तो एक सबसे बड़ा गारंटी प्रोग्राम है दुनिया भर का, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाने का गारंटी प्रोग्राम देखने को मिलता है पूरे दुनिया में। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2 फरवरी 2006 के अंदर। फुल फॉर्म क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको पास किया गया था 23 अगस्त 2005 के अंदर। ठीक है, एक बेसिकली इस एक्ट को पास 2005 में कर दिया गया था, लेकिन प्रॉपरली यहाँ पर इसको लॉन्च 2006 के अंदर किया गया। देन उसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़गार है, वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। हर साल काफ़ी सारे लोगों को, जो रूरल वर्कर्स हैं, जो एक तरीके से गांव में आप देख पाओगे बहुत सारे वर्कर्स हैं, अपने घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर काम करते हैं, तो ऐसा ना हो, उनको वहीं पर काम मिल जाए और लगभग 100 डेज़ का काम मिल जाए, 100 दिन का काम मिल जाएगा, गारंटीड वर्क मिले और उसके बदले में उनको वो उनकी मजदूरी वगैरह मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर वर्क देखने को मिलता है इस एमजी नरेगा के अंदर। ये जो वर्क होता है, ये कौन सा वर्क होता है? ये अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है वो यहाँ पर आप कर सकते हो, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक लीगल राइट टू वर्क है सभी के पास। यहाँ पर बताया गया, देखो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम देखने को मिलती है। इस एक्ट का मेन मकसद है कि जो गरीबी है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, लोग जो आज के टाइम पर सफ़र कर रहे हैं जॉबलेसनेस से, उसको हम लोग वापस से सही कर सकें। उसके बाद बताया गया इस स्कीम के अंदर देखो सिर्फ मैन नहीं, वेमेन भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। लगभग इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो 1/3 ऑफ वेमेन को भी मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद ये स्कीम एक डिमांड ड्रिवन स्कीम देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर क्या है, एक लीगली बैक्ड स्कीम है। ठीक है, यहाँ पर आपने अप्लाई किया और उसके बेसिस पर 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये जॉब प्रोवाइड करवाने के बारे में चर्चा की जाती है। सरकार आपको 15 दिन के अंदर प्रोवाइड करवा देगी। अगर यहाँ पर 15 दिन में वो प्रोवाइड नहीं करवा पाती है किसी भी कारण की वजह से, तो उसके बदले में आपको कुछ अलाउंस वगैरह मिल जाता है। ठीक है, तो ये इस स्कीम के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही बताया गया कोरोना के टाइम पर इस स्कीम के अंदर जो डिमांड है काम की वो इंक्रीज हो चुकी थी, अभी थोड़ी सी कम हुई है, ऐसा यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक सर्वे बताता है। मैंने आपको सारी बातें बहुत सिंपल से शब्दों में बता दी है। अब ये पूछा गया, यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन से स्टेट में इंक्रीज हुई है, कौन कौन से स्टेट में डिक्रीज हुई है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर बताया गया कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर लोग अब जॉब की यहाँ पर काम की डिमांड नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया? तो बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि आपको पता होगा रिसेंटली क्या हुआ था, इस एमजी नरेगा स्कीम के अंदर पैसों की कमी पड़ गई थी, जो फंड का शॉर्टेज हो चुका था। उसके बाद सरकार ने कुछ एडिशनल फंड डाला था। अब फंड के शॉर्टेज की वजह से लोगों के पास प्रॉपरली वेजेस वगैरह पहुंच नहीं पा रही थी, प्रॉपरली मजदूरी यहाँ पर दी नहीं जा रही, 3-3 महीने 4-4 महीने यहाँ पर मजदूरों को वेट करना पड़ रहा था। तो इसकी वजह से भी अभी यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो लोगों की डिमांड है फॉर वर्क वो भी कम हुई है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे का एक और डेटा ये भी आता है, बताया गया कि भाई कंटेनर का शॉर्टेज हुआ, कंटेनर के शॉर्टेज की वजह से जो शिपिंग बिल वगैरह है वो इंक्रीज़ हो चुके थे। आपने देखा कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से क्या हुआ, जो कंटेनर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही थी। और कंटेनर क्या होते हैं? कंटेनर ये बड़े बड़े आप देख पाओगे इस प्रकार से लोहे के कंटेनर आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, होता क्या है, अब किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से दूसरे पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है। अब एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो फिर क्या होता है, उसको इस कंटेनर के अंदर रखा जाता है ताकि सेफ्टी से यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके दूसरी कंट्री को। ठीक है, तो शिप के माध्यम से ले जाया जाता है, यहाँ पर कंटेनर के अंदर रखे। इस कंटेनर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कोविड-19 के टाइम पर क्या हुआ था, कंटेनर का शॉर्टेज हो चुका था। आप लोग जाकर डेली करंट अफेयर का वीडियो देख सकते हो, 11 सितंबर 2021, मतलब पिछले साल की बात है, मैंने ये आर्टिकल पढ़ा रखा था आपको। ठीक है,
तो कंटेनर के शॉर्टेज की वजह से यहाँ पर भारत सरकार को थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ा है, थोड़ा सा यहाँ पर महंगाई देखने को मिली है। ऑब्वियस ही बात है, शॉर्टेज पड़ा तो दाम वगैरह इंक्रीज़ हो चुके थे, शिपिंग बिल इंक्रीज़ हो चुका था, तो शिपिंग के चार्जेस वगैरह हैं वो इंक्रीज़ हो चुके थे, वो यहाँ पर इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बताया गया। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने की बातें हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी डिटेल में जाना नहीं है, ठीक है। कंटेनर के शॉर्टेज की वजह से जो भी फ्राइट चार्जेस इंक्रीज़ हुए हैं उसके बारे में बताया गया कि जो लाने ढोने के जो चार्जेस थे वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुके थे 300% से लेकर 350% तक। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने वाली बातें हैं, इसमें बिल्कुल भी डिटेल में जाना मत, प्लीज़ टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। इसका पूरा एक जो समरी है वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल क्या हेडिंग इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि जो मैं समरी लेकर आऊँ उसमें भी आप लोग आराम से चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाओ, ठीक है। फिलहाल बाकी सारी बात आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। वैक्सीनेशन ने काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ये वाला। अब मैं इस वाले पार्ट के ऊपर क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यूपीएससी में आप देख पाओगे जीएस पेपर 3 के अंदर जो एनवायरमेंट का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है। एनवायरमेंट के अंदर चीज़ें बदलती रहती हैं, है ना, और ज़्यादातर क्वेश्चन आप देख पाओगे एनवायरमेंट के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा डायनामिक पोर्शन बन चुका है और आपको मतलब अप टू डेट रहना है। यहाँ पे क्या बोला गया, सर्वे, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इस ये यहाँ पर बताता है कि जो इंडिया की रैंक है वो 3rd ग्लोबल देखने को मिलेगी इन द फॉरेस्ट एरिया गेन के अंदर। मतलब भारत के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया बड़ा है, ठीक है, मतलब जो जंगल वाला एरिया है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, उस कैटेगरी के अंदर भारत ने दुनिया भर में 3री रैंक को हासिल किया है, ऐसा यहाँ पर ये सर्वे बताता है, ठीक है। 2020 के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया कवर्ड है वो 24% का आपको ये देखने को मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब सिंपल से शब्दों में जो जंगल वाला एरिया है वो इंक्रीज हुआ है, जो प्लांट्स हैं वो सब इंक्रीज हुए हैं, ऐसा यहाँ पर बेसिकली कहना है। तो इंडिया का यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है पिछले 10 सालों के अंदर वो हमने देखा बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ। 2010 से लेकर 2020 तक का ये डेटा कंपेयर किया गया है और ये डेटा कंपेयर करने के बाद जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है इन्होंने ये बातें बताई हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। इन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें एनुअली लगभग 2,66,000 हेक्टेयर्स तक की जो ये फॉरेस्ट एरिया है वो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आया है, ठीक है, ये ऐड हुआ है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। मतलब ये थोड़ा सा जो जंगल वाला एरिया वो इंक्रीज हुआ। जो फॉरेस्ट कवर है लगभग आप कह सकते हो ये इंडियन जोग्राफिकल एरिया का 24% देखने को मिलेगा। भारत का जितना भी जोग्राफिकल एरिया है उसका 24% फॉरेस्ट एरिया कवर है और भारत कहीं ना कहीं दुनिया में एक अच्छे स्तर पर आ रहा है, खासकर फॉरेस्ट एरिया के मामले में। और अगर हम लोग दुनिया भर में बारे में बात करें तो ब्राज़ील आपको टॉप पर देखने को मिलेगा, ब्राज़ील के अंदर सबसे ज़्यादा जंगल हैं। उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देखने को मिल जाएगा, रशिया देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जंगल है, लेकिन इंडिया भी यहाँ पर आप देख पाओगे कहीं ना कहीं स्टैंड करता हुआ नज़र आता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई और ये चीज़ें थोड़ी सी मजबूत कब हो गई, जब एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट का नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। आपको ध्यान रखना है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में मैंने रिसेंटली डिस्कशन किया है। आप लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में जानना है तो यहाँ पर क्या करना है, आपको टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। इसमें जैसे ही आप लोग इस पोर्शन को क्लिक करोगे, यार इस पोर्शन को क्लिक करने से मुझे याद आया, यार मेरे पास एक मैसेज आता है। वो मैसेज क्या आता है कि सर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, ये जो कमेंट सेक्शन है इसमें ओपन क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ओपन नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार, ओपन हो जाता होगा सभी में, बिल्कुल ओपन हो जाता है। लेकिन फिर यहाँ पर उस व्यक्ति ने बताया कि मैं वीडियो के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यार वीडियो के ऊपर क्लिक नहीं करना है, मतलब क्या कर रहे हो यार, है ना। तो ये पीडीएफ आपको मिला हुआ है टेलीग्राम पर, उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। उस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो उसमें यहाँ पर क्लिक करना है, वीडियो के ऊपर क्लिक करने से ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास पीडीएफ ओपन है, मैं पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ तो ये ओपन होता है, ये मैं वीडियो पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना इसके बारे में। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के बारे में, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ये आई थी, ये रिपोर्ट मैंने यहीं पर डाल दी है, चाहो तो आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हो। चलो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, साथ ही साथ इसको भी कवर कर लेंगे। तो रिपोर्ट बेसिकली क्या थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने यहाँ पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को लेकर आए। बताया गया कि 2021 के अंदर आखिरकार जो ये जंगल वाला एरिया है वो कितना इंक्रीज हुआ है। बोला यह गया जो इंडिया का फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया है वो 2261 स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज हुआ है पिछले 2 सालों के अंदर। पिछले 2 सालों में अगर हम बात करें तो जंगल का एरिया काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ। आंध्र प्रदेश का एरिया सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल बड़े हैं, ऐसा बताया गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया गया, 2019 के अंदर ये काफ़ी कम था, 2019 के कंपैरिजन में 2021 में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर।
इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो आज के टाइम पर स्प्रेड हो चुका है 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स तक। यहाँ पे बताया गया हमारे कंट्री का लगभग 62% ये देखने को मिल जाएगा कि मतलब कंट्री का जो भी जोग्राफिकल एरिया है उसका 62% आप देख पाओगे इंडिया का फॉरेस्ट एरिया कवर कवर करता है। ये साल 2021 का डेटा है, उससे पहले यहाँ पर ये ऊपर साल 2020 वाला डेटा देखने को मिला था। मतलब रेगुलरली आप देख पाओगे जो फॉरेस्ट है वो इंक्रीज हो रहे हैं। क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर कौन से राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगल देखने को मिलेंगे। तो टॉप 5 स्टेट्स के अंदर टॉप पर आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, देन ओडिशा, देन कर्नाटका, देन उसके बाद झारखंड। ये डेटा मैं आपको जो बता रहा हूँ ये साल 2021 का डेटा है, पिछले साल का। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर 2020-21 दोनों के बारे में यहाँ पर चर्चा की हुई है, ठीक है, ये बताया गया। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि देखो सारी चीज़ें इंक्रीज़ हुई, ये भी हमने देखा, लेकिन लॉस में कौन रहा, मतलब कहाँ पर सबसे ज़्यादा घाटा देखने को मिला फॉरेस्ट के अंदर, तो वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद यहाँ पर एक बिगेस्ट लूजर रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक। उसके बाद बताया गया कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा आज के टाइम पर देखने को मिल जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा रहता है। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश टॉप पर रहता है। मध्य प्रदेश में हमारे देश में सबसे ज़्यादा जंगल देखने को मिलेंगे। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो मैंग्रोव्स हैं हमारे कंट्री के अंदर वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। ऐसा बताया गया 2019 के अंदर मैंग्रोव्स कम हुआ करते थे, लेकिन 2021 के अंदर ये मैंग्रोव्स इंक्रीज़ हुए हैं। मैंग्रोव्स क्या होते हैं, चलो मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से आप देख पाओगे जो तट वाला एरिया होता है या पानी वाला एरिया होता है, यहाँ पर ये प्लांट्स की ग्रोथ देखने को मिलती है, इनको हम लोग बोलते हैं मैंग्रोव्स। आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। क्या क्या यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई मैंने आपको बता दिया, प्लस एक रिपोर्ट को यहाँ पर बताया गया, रिपोर्ट के बारे में वो भी मैंने आपको बता दिया। 2020 में क्या सिचुएशन थी ये इस आर्टिकल मेंशन है, 2021 में क्या सिचुएशन है वो यहाँ पर उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे एक आर्टिकल आता है ये वाला, तालिबान ने लगभग 100 एक्स अफगान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मार दिया है, ऐसा डेटा यहाँ पर यूएन हमारे पास लेकर आता है। यूएन की रिपोर्ट बोलती है कि तालिबान ने बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन यहाँ पर तालिबान बोलते हैं कि नहीं, हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा नहीं किया है, ठीक है। जब से यहाँ पर तालिबान आया है पावर में, लगभग अगस्त के महीने से, आपको पता होगा 2021 के साल में अगस्त के महीने में यहाँ पर ये पावर में आए थे। और पावर में आए थे क्या, मतलब पूरी तरह से कब्जाया था वहाँ की सरकार को हटाने के बाद। तो इसके बेसिस पर बताया गया बहुत सारे जो ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जो कि यहाँ पर यूएस की सरकार ने यहाँ पर सारी चीज़ें एस्टेब्लिश करी थी, तो उनको मारा है, लेकिन ये लोग मना करते, तो ये रिपोर्ट यहाँ पर बताती है। अब क्या है कि इस पर भी ज़्यादा ध्यान देना नहीं यार, मतलब मैंने भी बस खाली ऐसे हाईलाइट कर दिया, मैंने पढ़ा तो पता होना चाहिए बस खाली। तो मतलब आर्टिकल पढ़ने का लगता है कि आने वाले टाइम पर इस आर्टिकल को थोड़ा सा डिटेल में कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर ही थोड़ा सा बता दिया है आपको। और हमेशा ये ध्यान रखे करो, हर एक आर्टिकल को पूरा नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट होता है वही पूरा पढ़ना है। जैसे हम लोगों ने अभी बहुत सारे आर्टिकल देखे, काफ़ी डिटेल में भी देखे हैं, जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल भी उसको गो थ्रू नहीं किया। अब इस आर्टिकल में यहाँ पर हेडिंग पढ़ ली, काफ़ी है, समझ में आ गया कि क्या सिचुएशन हुई है। तालिबान इसको मना भी करता है, वो यहाँ पर बता दिया गया। अब होगा क्या, कोई आर्टिकल आगे आता है तो उसको हम लोग आराम से यहाँ पर समझ पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। इसी वजह से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है। तभी आपने देखा होगा कभी कभी कोई एडिटोरियल आता है, छोटा सा पोर्शन जो देखने को मिलता है एडिटोरियल पर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आर्टिकल मैंने कल कवर करवा दिया है, वहाँ से देख लेना है ना। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो बुर्किना फासो कंट्री जो है बहुत चर्चा में है। आज से 3 दिन पहले बुर्किना फासो के बारे में हमने डिस्कशन किया था, मैंने आपसे कंट्री की लोकेशन पूछी थी, आपको याद होगा, है ना। तो बुर्किना फासो को अभी सस्पेंड कर दिया गया है एयू से। अब ये हो क्या रहा है, इसके अंदर सिचुएशन इतनी ख़राब कैसे हो चुकी है, ये आर्टिकल में पता है क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि संडे में भी काफ़ी डिटेल में इस आर्टिकल को कवर किया गया था। जो संडे वाली चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे आपको कवर करने वाला हूँ, क्योंकि संडे में वीडियो नहीं आया था, आपको पता होगा कुछ हेल्थ इशूज़ की वजह से। ये एयू का मतलब क्या है, ये है अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन ने मंडे में बुर्किना फासो जो ये देश है इसको सस्पेंड कर दिया कि आप लोग यहाँ पर अब अफ्रीकन यूनियन को ज्वाइन नहीं करोगे, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि बुर्किना फासो के अंदर हो चुका है मिलिट्री कू मतलब हो चुका है वहाँ पे तख्ता पलट पूरी तरह से देखने को मिलेगा। वहाँ की जो मिलिट्री है उन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, डेमोक्रेसी वगैरह सब खत्म हो चुकी है। ट्विटर पर यहाँ पे ट्रेंड वगैरह देखने को मिलेगा, बुर्किना फासो एक टाइम पे काफ़ी ट्रेंड हुआ था। और अब यहाँ पर फिलहाल तो अफ्रीकन यूनियन ने यहाँ पर बोला कि हम लोग अपने इससे निकाल देंगे, जो भी यहाँ पर डिस्कशन वगैरह नहीं चलेगा। अफ्रीकन यूनियन के अंदर 15 मेंबर का पीस और सिक्योरिटी काउंसिल होता है। इन्होंने ट्विटर पर बता दिया कि हम लोग बुर्किना फासो को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर बुर्किना फासो को आना है अफ्रीकन यूनियन के अंदर, तो पहली बात तो डेमोक्रेसी को वापस से रिस्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि जो कि डेमोक्रेसी है वो यहाँ पर खतरे में पहुँच चुकी है। अब मैं आपको इस आर्टिकल का थोड़ा सा डिटेलिंग बता देता हूँ, क्योंकि ये आर्टिकल हो चुका है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। सिलेबस के अंदर अलग अलग टॉपिक्स है, रीजनल ग्रुपिंग, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड अग्रीमेंट, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो इनसे रिलेट कर लेना।
न्यूज़ में क्यों था ये? तो हाल ही में क्या हुआ है, बुर्किना फासो की जो आर्मी है इन्होंने यहाँ पर वहाँ के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, बुर्किना फासो के एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, नाम है रोच काबोर। तो इनको हटा दिया। अब इनको हटाने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ का संविधान है, उसको सस्पेंड कर दिया। सरकार डिसॉल्व हो चुकी है, ठीक है, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, और पूरी तरह से जो बॉर्डर है कंट्री के वो पूरे बंद कर दिए हैं, और आर्मी ने पूरी तरह से कब्जा लिया है बुर्किना फासो को, जैसा आज के टाइम पर म्यांमार में देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं बुर्किना फासो के बारे में। बुर्किना फासो बेसिकली एक ऐसी कंट्री है जिस पर फ्रांस का राज हुआ करता था। एक फ्रेंच कॉलोनी यहाँ पर मतलब पूरी तरह से रूल करती थी। और बुर्किना फासो के बारे में बात करें तो इन्होंने बहुत सारी इंस्टेबिलिटी देखी है। देश आज़ाद हुआ था 1960 में, 1960 में आज़ाद हुआ था। तब से अभी तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। काफ़ी बार तख्ता पलट यहाँ पर इस कंट्री में हो चुका है। कंट्री का जो नाम है बुर्किना फासो, आपको अब याद आ रहा होगा, ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया है, ठीक है। कंट्री का जो नाम है बेसिकली उसका मतलब है लैंड ऑफ द ऑनेस्ट मैन करके यहाँ पर ये इसका नाम देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो नाम है बेसिकली ये दिया गया था एक रिवॉल्यूशनरी मिलिट्री ऑफिसर थॉमस सैंकरा थे, इनके थ्रू यहाँ पर ये नाम दिया गया था। और 2015 से अगर हम लोग बात करें तो ये जो कंट्री है ये बहुत सारे टेररिज्म वगैरह से लगातार लड़ाई कर रही है। बहुत सारा टेररिज्म यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपको पता होगा अफ्रीका के कुछ रीजन है, माली हो गया, उसके बाद बुर्किना फासो हो गया, और भी बहुत सारे इसके आसपास के नेशन हैं, वहाँ पर टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हो चुका है। अब प्लस टेररिज्म वगैरह बढ़ा, सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई, इसकी वजह से यहाँ पर कंट्री काफ़ी इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें तो कंट्री काफ़ी डाउन चल रही है। बुर्किना फासो एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके इर्द गिर्द आप देख पाओगे चारों तरफ से कंट्रीज़ हैं, मतलब कोई भी समुद्र का एक्सेस यहाँ पर है नहीं। तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है ये, ठीक है। ये क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने आपको बता दिया मिलिट्री का स्ट्रगल यहाँ पर देखने को मिलेगा ही बहुत लंबे समय से, और आतंकवाद वगैरह काफ़ी देखने को मिलेगा, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बहुत सारे लोग जब से अभी तक मार दिए गए हैं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब मिलिट्री को हुआ तो दुनिया भर का रिस्पांस ये है कि भाई यहाँ पर मिलिट्री को ख़त्म करो। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी गुहार ये लगाई है कि भाई यहाँ पर मिलिट्री रुकू को ख़त्म किया जाए, और बुर्किना फासो का जो संविधान है उसको रिस्पेक्ट करो और वापस से उसको लेकर आए। इसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने भी यहाँ पर इसकी निंदा करी और बोला कि भाई बुर्किना फासो पे सिचुएशन को वापस से संभालो, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो अभी फिलहाल काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर सिचुएशन वापस से कंट्रोल की जा सके। ये आप लोग मैप देख सकते हो, ये आपको पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नजर आएगा। इधर आपको बुर्किना फासो नजर आएगा, बुर्किना फासो से के ऊपर आपको माली, इधर नाइजर, देन उसके बाद नीचे बेनिन, टोगो, गाना, ये कंट्रीज़ आप लोग को देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोट डी आइवोर करके यहाँ पर एक कंट्री देखने को मिलेगी, बीच में ये बुर्किना फासो नज़र आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आर्टिकल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है इंडिया यहाँ पर बातचीत कर रहा है किस चीज़ को लेकर, यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस को लेकर। और बेसिकली इंडिया ने यहाँ पर गुहार लगाई कि भाई ये जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए। इंडिया ने यहाँ पर सपोर्ट किया है कि डी एस्केलेशन को, कि जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है उस कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर शांत करना चाहिए। दोनों कंट्रीज़ के थ्रू भारत ने ये रखा अपना मुद्दा। अच्छा, ये सब हो कहाँ पर है? तो यहाँ पर ये सारी बातें हो रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक मीटिंग होती है, और मीटिंग होती है यूक्रेन के टॉपिक के ऊपर। तो इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूएन, इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर डी एस्केलेशन की ज़रूरत है, ठीक है, और आप कह सकते हो कि एक पीसफुलनेस की ज़रूरत है, शांति बनाने की ज़रूरत है। तो भारत यहाँ पर सपोर्ट करता है कि एक शांति बनी जाए दोनों कंट्रीज़ के थ्रू, तो वो ज़्यादा फोकस रहेगा। एक लॉन्ग टर्म पीस के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, ऐसा हमारे जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर तिरुमूर्ति साहब, उनके थ्रू कहना रहा, ठीक है। तो इंडिया यहाँ पर आप देख पाओगे बेसिकली 3 देशों के साथ रहा जिन्होंने इंडिया ने वोट नहीं दिया। मतलब यूक्रेन का जो भी डिस्कशन है उसके ऊपर इंडिया ने वोट ही नहीं दिया यूएनएससी के अंदर। इंडिया के साथ साथ जो कीनिया और गैबॉन है, तीनों कंट्रीज़ ने मिलकर अगर हम बात करें, कोई भी वोटिंग नहीं दी है यूक्रेन के डिस्कशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद चाइना और रशिया ने अगेंस्ट में वोट दिया यूक्रेन के, तो वो सब आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। फिलहाल इंडिया यहाँ पर एब्सटेन रहा, इंडिया ने कोई वोट अब दिया नहीं है। उसके बाद इंडिया का कहना ये भी है कि हमारे लगभग 20,000 से ज़्यादा इंडियन नेशनल्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूक्रेन के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, अपनी पढ़ाई वगैरह भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका कहना यह है कि जो सेफ्टी है उनकी वो सबसे पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए, और प्लस इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन अगर थोड़े शांत रहें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और शांत होने भी चाहिए, हम लोग देख पाएंगे। बाकी बीच में वही कहानी बताई गई 2014 में क्रीमिया को कब जाया, ये तो आपको रट चुका होगा, नींद में कोई पूछ ले तो भी आप बता दोगे, हम लोग इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि आज भी ये आर्टिकल आया है एडिटोरियल पर, लेकिन वो कुछ अलग है, हटकर है, वहाँ पे उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। काफ़ी सारी अच्छी बातें वहाँ पे लिखी हुई हैं। फिलहाल अगले पेज पर आते हैं। नेक्स्ट जो पेज है वो पेज नंबर 12 है, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। यहाँ पे एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये किस चीज़ को लेकर है? यह है जीएसटी कलेक्शन को लेकर। तो आपको पता होगा हर महीना जैसे ख़त्म होता है, अपना जनवरी का मंथ निकला
तो अब डेटा आ चुका है कि जनवरी के मंथ में जो टैक्स का कलेक्शन है सरकार के पास वो कितना हुआ था। तो जनवरी के मंथ में जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस का जो टैक्स कलेक्शन है वो लगभग 1.3 लाख मतलब 1.38 लाख करोड़ के आसपास का पहुंचा है। तो अपने आप में बोला गया है सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन देखने को मिलेगा। अब क्या आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हर महीने ये डेटा आ रहा है, हर महीने चेंज हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। फिलहाल क्या हो सकता है ध्यान रख लेना, क्योंकि आप लोग देख पाओगे कल एडिटोरियल में जो साइड वाला पोर्शन है उसमें एक आर्टिकल ये देखने को मिलने वाला है, ठीक है, कि हमारा जनवरी का जो सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है वो देखने को मिला है लगभग 1.38 लाख करोड़ के आसपास का। बस ध्यान रखना और टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ आते हैं एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को। पहला आर्टिकल यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट दुनिया भर के बारे में चर्चा की गई है। वेस्टर्न कंट्रीज जो यूएस यूरोप और इधर रशिया दोनों के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट मतलब पूरे दुनिया भर की बातचीत हम लोग करने वाले हैं। आर्टिकल की लेंथ देख रहे हो, ये देखो अभी तक आर्टिकल खत्म नहीं हुआ है। ये आर्टिकल कितना ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको देखने को मिलेगा कि मतलब ये आर्टिकल हम लोग चलो डिटेल में कवर करेंगे, काफ़ी सारे पॉइंट्स है। और आपको याद होगा आज से 3 दिन पहले ये आर्टिकल आया था, किस चीज़ को लेकर था? वो था वॉट व्लादिमीर पुतिन रियली वांट्स, मतलब व्लादिमीर पुतिन क्या चाहते हैं आज के टाइम पर। और बिल्कुल यही सेम आर्टिकल है और यही सेम एडिटोरियल है। यहाँ पे बताया गया रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का माइंड और उनका स्टेट क्या है, वही बिल्कुल सेम चीज़ है। तो उसी पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिरकार ये क्या सिचुएशन है। उसके बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा की गई है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर 2 आर्टिकल आपको इधर देखने को मिलेंगे, ये भी हमारे काम के हैं नहीं, तो इनको भी आप लोग स्किप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट जो पेज हमारा एडिटोरियल का, यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा ये वाला। इस आर्टिकल के अंदर एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कशन किया गया है कि देखो जो ये एम्प्लॉयमेंट है इसका जो कुछ पिक्चर है वो क्लियर नहीं है हमारे पास, है ना। और उसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल साफ दिखाई नहीं पड़ रहा, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट किस बेसिस पर चल रहा है, कुछ ऐसी साफ चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक। करना क्या चाहिए हम लोग को, वो यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। वह लास्ट में आप लोग यहाँ पर एक आर्टिकल देखेंगे, प्रभाष रंजन जी ने लिखा है यहाँ पर। ये काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, ठीक है, इनके आर्टिकल ज़्यादातर यहाँ पर इसी पोर्शन पर आते हैं। अब मतलब ज़्यादातर इसी पोर्शन पर मैंने देखे हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, मतलब काफ़ी सारे और भी आर्टिकल सीखते हैं। ये आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट के फेलियर के बारे में कि किस किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आखिरकार ये क्या क्या बातचीत करते हैं और इसमें एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इसी वाले आर्टिकल से। अच्छा, इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब ये लिखा क्यों किया गया है? अभी लिखा इसलिए किया गया है क्योंकि लिखा इसलिए गया है क्योंकि अर्ली जनवरी के अंदर हुआ क्या है, यहाँ पर हमने देखा जो नेटो है और रशिया है दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ था, ठीक है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रशिया काउंसिल मीटिंग हुई थी, इसको हम लोग नेटो रशिया काउंसिल मीटिंग बोलते हैं। ये मीटिंग हुई थी जनवरी 12 में और उसके बाद डिस्कशन हुआ, लेकिन उस डिस्कशन का कोई सोल्यूशन निकला नहीं। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है रशिया ने आज के टाइम पर अपने 1 लाख सोल्जर्स डिप्लॉय कर रखे हैं, फैला रखे हैं यूक्रेन के पास में। और अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ खासकर यूएस यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ का कहना यह है कहीं ना कहीं रशिया जो है इस यूक्रेन को इन्वेड ना कर ले, उसको कब्जा ना ले। और यहाँ पर ये नहीं चाहता कोई भी कंट्री कि रशिया उस एरिया को कब्जाए। लेकिन रशिया आज के टाइम पर उस एरिया को कब्जाने में क्यों लगा हुआ है, उसके पीछे का यहाँ पर रीज़न काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। जॉर्जिया से लेकर बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और भी बहुत सारी बातें हैं, तो यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले तो हम लोग कुछ, मैं आपको अलग से चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अलग से चीज़ें क्या हैं कि कुछ ये अलग से पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली भी एक एडिटोरियल के अंदर कवर करे गए थे। एक नाम है कैथरीन द ग्रेट करके, 18th सेंचुरी की एम्प्रेस हैं, मतलब रशिया की। आप देख पाओगे यहाँ पर रानी कह सकते हो, कैथरीन द ग्रेट आपको ये देखने को मिलेंगी। काफ़ी फेमस रानी थी। उसके बाद इनके समय में क्या हुआ, जो रशियन एम्पायर है वो लगातार ग्रो कर रहा था, ठीक है। इनके अपने शासन में रशिया लगातार बढ़ रहा था। बढ़ रहा था का मतलब है रशिया के पास लगातार कंट्रीज़ आ रही थी, रशिया लगातार इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा था। आप देख पाओगे हर जगह पर रशिया बहुत लंबा, मतलब बहुत बड़ा देश बन चुका था, यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, ये आपको पता होगा, है ना। चाहे वो क्रीमिया हो, काकेकस, बेलारूस, बाल्टिक रीजन, आप देख पाओगे बहुत सारे रीजन सब रशिया के अंडर में आया करते थे। और फिर उसके बाद जब ये जो कैथरीन है, एम्प्रेस कैथरीन, इनके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आए, ठीक है। अब जब ये एम्प्रेस कैथरीन यहाँ पर नहीं रही, उसके बाद यहाँ पर जोसेफ स्टालिन ने यहाँ पर संभाला सब कुछ। तो जोसेफ स्टालिन ने भी यहाँ पर क्या करा, सोवियत की बाउंड्रीज़ को और इंक्रीज़ करा, ठीक है। जो यूएसएसआर हुआ करता था उसको और ज़्यादा बढ़ाया। तो रशिया एक टाइम पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। फिर उसका व्लादिमीर पुतिन आए, तो व्लादिमीर पुतिन ने भी यहाँ पर रशिया को इंक्रीज़ करने के ऊपर फोकस रखा। कैसे? तो 2014 में क्रीमिया को कब्जा लिया, है ना।
क्रीमिया को कब्जा लिया और आज के टाइम पर यूक्रेन के बॉर्डर पर अपने 1 लाख ट्रूप्स को मतलब कि तैनात कर रखा है ताकि यूक्रेन को भी कब्जा लिया जाए। तो आज के टाइम पर रशिया की जो यहाँ पर आप कह सकते हो अपने बाउंड्रीज को इंक्रीज करने की यहाँ पर जो थिंकिंग है वो कोई आज की नहीं है। बेसिकली बताना यह है बहुत पहले से रशिया अपने मतलब एम्पायर को लगातार इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। आज के टाइम तक व्लादिमीर पुतिन तक का फोकस ये है कि हम लोग रशियन एम्पायर को इंक्रीज करें। पहले मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर्स के ऊपर लेकर चलता हूँ क्योंकि वो पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और एक एक करके उस पर भी हम लोग आते रहेंगे। ये यूएसएसआर हुआ करता था, एक टाइम पर आप देख पाओगे पूरा का पूरा यूएसएसआर पूरी एक कंट्री हुआ करती थी। अब ये 1991 में पोस्ट कोल्ड वॉर के टाइम पर ये टूट जाता है, ठीक है। अब ये टूटता है, बिखरता है, तो इसमें से अलग अलग नेशंस बनते हैं। ये आप देख पाओगे नीचे जितने भी कंट्रीज दिख रही हैं ये सारी कंट्री बन के निकलती हैं बाद में। ये छोटी छोटी कंट्रीज अलग अलग देश बनकर निकलते हैं बाद में, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। तो यही यहाँ पर चर्चा की जा रही है। आगे हम लोग बात करते हैं आगे इस आर्टिकल में और क्या मेंशन्ड है। तो बताया गया रशिया दुनिया का एक लार्जेस्ट कंट्री है बाय लैंड मास। भाई लैंड के हिसाब से अभी भी यहाँ पर एक सबसे बड़ा देश देखने को मिलेगा, सबसे बड़ी ज़मीन आपको देखने को मिलेगी। इसके नेचुरल बॉर्डर कहाँ पर रहते हैं हम लोग को पता ही नहीं है यहाँ पर। मतलब अगर हम बात करें तो एक मैंने पिक्चर और शेयर कर रखा है इस वाले पॉइंट को समझाने के लिए, ठीक है। एक सेकंड में आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अरे यार वो पिक्चर कहाँ गया, मुझे लग रहा है वो पिक्चर में लाना भूल गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इससे भी हम लोग समझ सकते हैं। ऊपर आप देख पाओगे ये रशिया नजर आएगा, रशिया के ऊपर आपको आर्कटिक वाला रीजन नजर आएगा। तो रशिया के बॉर्डर नहीं पता चल रहे कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पर आप देख पाओगे बॉर्डर पूरी तरह से तैनात है, यहाँ पर पूरा बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत दूर दूर तक आपको रशिया के बॉर्डर देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब है रशिया लैंड मास वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री ये देखने को मिलने वाला है। क्लियर हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर बोला गया कंट्री का जो हार्टलैंड है, कंट्री का यहाँ पर हार्टलैंड क्या है मैं आपको बताऊंगा। कंट्री का हार्टलैंड आप देख पाओगे ये आता है सेंट पीटरबर्ग से लेकर आप वोल्गा वाले रीजन तक देखने को मिलेगा। चलो मैं आपको पहले ये भी दिखा देता हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों ने अभी ध्यान नहीं दिया ना, फिर वो आगे एडिटोरियल के अंदर वो क्लियर नहीं हो पाएंगी। ये रशिया नजर आया, ये रशिया का हार्टलैंड है। हार्टलैंड के बाद नीचे आपको रिमलैंड के बारे में ध्यान रखना है। आगे दोनों के बारे में चर्चा की गई, ऊपर हार्टलैंड है नीचे रिमलैंड है। एक टाइम पर रशिया ने अपना इन्फ्लुएंस सभी जगह पर बना लिया था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये इन्फ्लुएंस यहाँ से तो खत्म हुआ, यहाँ से भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो रशिया चाहता यह है कि ये जो हार्टलैंड वाला इन्फ्लुएंस रहा है शुरू से, वो मैं अपना पूरा का पूरा ऐसे ही रहूँ। ये हार्ट के शेप में, इसी वजह से यहाँ पर हार्टलैंड यहाँ पर बोला गया। तो आप देख पाओगे बोला गया यहाँ से अगर हम बात करें तो सेंट पीटरबर्ग से स्टार्ट होता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला मैप देख पाओगे। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख पाओगे ये हार्टलैंड यहाँ से स्टार्ट होता है, एंड तक उधर दूसरे वाले छोर तक जाता है, ठीक है। वो ये यहाँ पर बताया गया। तो रशिया का फोकस आज के टाइम पर हार्टलैंड के ऊपर है, वापस इसको लिया जाए, ठीक है। मतलब वापस से अपना जो प्रोमिनेंस है वो यहाँ पर गेन किया जाए। अगर हम बात करें पिछले 200 सालों में तो रशिया ने बहुत सारे यहाँ पर इन्वेजन्स देखे, ठीक है। 1812 के अंदर 1812 में यहाँ पर अटैक किया गया था नेपोलियनिक फ्रांस के थ्रू, ठीक है। फिर 1941 में एक और अटैक हुआ था रशिया के ऊपर नाजी जर्मनी के थ्रू। तो क्या हुआ, रशिया दोनों से लड़ लिया, रशिया ने दोनों को ही हरा भी दिया, लेकिन क्या हुआ, इनको हराते हराते अपने कंट्री के अंदर काफ़ी मटेरियल लॉस हुआ, काफ़ी सारे लोगों का लॉस हुआ, ह्यूमन लॉस वगैरह देखने को मिला। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर हम बात करें रशिया अपने आप को रीएस्टेब्लिश करता है, अपना कंट्रोल रिमलैंड के ऊपर पाता है। रिमलैंड क्या है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, है ना। रिमलैंड क्या है, तो रशिया यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वापस से थोड़ा सा उठता है। रिमलैंड और हार्टलैंड के ऊपर वापस से रशिया का फोकस रहता है और रिमलैंड के ऊपर अपना कंट्रोल रीएस्टेब्लिश कर लेता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या बोला गया, अब रशिया का फोकस है कि हार्टलैंड के ऊपर, तो हार्टलैंड भी यहाँ पर रिमलैंड भी, दोनों तरफ यहाँ पर आप देख पाओगे जो दोनों एरिया हैं वो रशिया उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से फोकस कर रहता हुआ नजर आता है। लेकिन अब क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर ये सोवियत यूनियन टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जब जैसे जैसे ये सोवियत यूनियन टूटता है, पूरा यूएसएसआर जो टूटता है, उसके बाद यहाँ पर कंट्रीज बिखर जाती हैं, ठीक है। तब से यहाँ पर क्या हुआ, जो रशिया का ये इन्होंने एक तरीके से अपना इन्फ्लुएंस गेन कर रखा है रिमलैंड के ऊपर, वो सब इन्फ्लुएंस आज के टाइम पर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो चलो ये तो बात हुई अभी रशिया के बारे में कि एग्जैक्टली रशिया का पास्ट कैसा रहा है। फिर उसके बाद ऑथर एक्सप्लेन करते हैं नाटोस का एंडलेस एक्सपेंशन। देखो एक टाइम पर क्या हुआ करता था, रशिया इधर से सबसे बड़ा देश हुआ करता था यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर हुआ करता था। दूसरी तरफ आप देख पाओगे यहाँ पर नेटो है। नेटो क्या ये है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेटो के अंदर आज के टाइम पर 30 देश देखने को मिलेंगे, अमेरिका उसको पूरी तरह से लीड कर रहा है ना। तो ये जो नेटो है बेसिकली यहाँ पर ये एक तरीके से, और रशिया यूएसएसआर दोनों के बीच में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट रहा करते थे। अब हुआ क्या, जैसे सोवियत यूनियन टूटा, जैसे यूएसएसआर टूटा, जो मिस्टर पुतिन है यहाँ पर, व्लादिमीर पुतिन है बेसिकली यहाँ पर, आप कह सकते हो कि इन्होंने यहाँ पर इसको
ग्रेटेस्ट जो पॉलिटिकल कैटोस्ट्रॉफ का नाम दिया। रशिया ने अपना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर आप कह सकते हो खो दिया था, मतलब बहुत सारा, लगभग 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया इनकी खुद की टेरिटरी है वो यहाँ पर खो दी थी इसी पूरे सोवियत यूनियन के टूटने पर। उसका बताया गया जो ये पूरा का पूरा रिमलैंड था वो चला गया, रिमलैंड जो नीचे वाला पोर्शन था, ठीक है, वो रशिया के हाथ से चला गया। जो हार्टलैंड था वो यहाँ पर बेसिकली बोला गया वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर खतरे में देखने को मिल रहा है, ठीक है। पिछले महीने में अगर हम बात करें तो अगर हम लोग कुछ महीने में पहले की बात करें तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे क्राइसिस बढ़ चुके हैं। और ये हुआ क्या है बेसिकली कि एक एक टाइम पर जब यूएसएसआर टूटा तो उसके बाद यहाँ पर जो ये नेटो है, नेटो ने यहाँ पर एक प्रॉमिस किया था, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने प्रॉमिस ये किया था हम अपने आप को बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं करेंगे, मतलब नेटो के अंदर दूसरे कंट्रीज़ को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेटो पहले छोटा सा हुआ करता था, बाद में इसमें कंट्रीज़ इंक्लूड होती रही हैं। लेकिन यूएस और यूनाइटेड किंगडम ने यहाँ पर क्या बोला, जैसे जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो सोवियत यूनियन टूटा, फिर से दोबारा से यहाँ पर प्रॉमिस किया कि हम लोग यहाँ पर नेटो को एक्सपेंशन नहीं करेंगे, नेटो को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अब कहानी बेकार हो जाती है। मैंने आपको बताया 1991 में यूएसएसआर टूट चुका था, लेकिन 1999 में, इससे पहले नेटो प्रॉमिस कर चुका है हम लोग नेटो को बढ़ाएंगे नहीं, इस ग्रुप को और इंक्रीज़ नहीं करेंगे। लेकिन 1999 में होता क्या है, अब इस ग्रुप को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारी जो कंट्रीज़ नहीं, जैसे कि चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, ये सब नेटो को ज्वाइन कर लेती हैं, यूएस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। और खास बात यह है कि जो चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड है, ये सब एक टाइम पर सोवियत यूनियन का ही पार्ट हुआ करती थी। उसके बाद 5 साल बाद हम लोगों ने देखा 7 और कंट्रीज़ ऐड कर लेती हैं। तो मतलब नेटो के अंदर लगातार बहुत सारी कंट्रीज़ ऐड होती हुई जाती हैं। बाल्टिक कंट्रीज़ जो हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, ये भी यहाँ पर इसके अंदर ऐड हो जाती हैं। तो ये आप कह सकते हो नेटो लगातार इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। 1990s तक अगर हम बात करें, जो नेटो के बॉर्डर है रशिया तक, वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर फैलते हुए नजर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आज के टाइम पर रशिया को कंसर्न यही है कि नेटो हमारे बिल्कुल बराबर तक आ चुका है, ये सबसे बड़ी परेशानी है। अब इसी चीज़ को देखते हुए कि भाई एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है, क्योंकि क्या हुआ, मैंने आपको ये बताया कि एक मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, रशिया, सॉरी यहाँ पर ये तो रशिया का पोर्शन देखने को मिलेगा, ये आपको पोलैंड ये देखने को मिलेगा, ये सब नेटो के मेंबर बन गए। तो रशिया के बगल में आप कह सकते हो नेटो पहुंच चुका है, यूएस यहाँ पर पहुंच चुका है ना, ये आप लोगों ने देखा। अब यहाँ पर नेटो ये पहुंचा यहाँ तक। अब क्या हुआ, नेटो के अंदर और कंट्रीज़ को इंक्रीज़ करने के बारे में चर्चा की गई। अभी तक बहुत सारे देश जुड़ चुके थे, लेकिन 2008 के अंदर यूएस ने फिर से प्रॉमिस किया कि अब यहाँ पर कि जो जॉर्जिया हो गया, यूक्रेन हो गया, इनको भी ऐड करेंगे, इनको भी मेंबरशिप देंगे। एक समिट हुआ था ब्यूकारेस्ट समिट करके, तो यहाँ पे बोला गया जॉर्जिया और यूक्रेन को भी ऐड करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर रशिया का दिमाग घूम जाता है, मतलब रशिया सोचता है कि यार यहाँ तक तो पहुँच गए, यूएसएसआर टूटने के बाद हमें प्रॉमिस किया था हम यहाँ पर पूरे ग्रुप को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक ग्रुप बढ़ रहा है, लगातार कंट्रीज ऐड हो रही हैं, बिल्कुल बराबर में यहाँ पर नेटो पहुँच चुका है। अब यहाँ पर रशिया ने फोकस किया कि अब यूक्रेन और जॉर्जिया के ऊपर ये नेटो फोकस कर रहा है, इनको इंक्लूड करने के लिए हम इन कंट्रीज़ को ऐड नहीं होने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जॉर्जिया का नाम जैसे ही आया तो वैसे ही यहाँ पर रशिया ने क्या किया, जॉर्जिया के कुछ एरिया में अपने सोल्जर्स को भेज दिया और अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय कर दिए। जॉर्जिया के कुछ एरिया है जैसे कि यहाँ पर साउथ ओसेतिया और यहाँ पर अबगैसिया वाला एरिया देखने को मिलेगा। चलो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, ये भी कुछ मैप मैंने ले रखे हैं यहाँ पर। ये जॉर्जिया हुआ, जॉर्जिया के ये वाले एरिया आपको देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर आज के टाइम पर रशियन बैक्ड कंट्रोल है, रशिया की आर्मी यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल पा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फोकस ये रहा कि अब जॉर्जिया को हम लोग ऐड नहीं होने देंगे, ठीक है, क्योंकि अब नेटो बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। फिर रशिया ने यहाँ पर जॉर्जिया के साथ साथ फोकस किया किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। इन्होंने बोला नेटो बढ़ रहा है तो हम लोग यहाँ पर भी काम करेंगे अब। तो रशिया ने फोकस क्या करा, 2014 के अंदर कब्जा लिया क्रीमिया को, यूक्रेन का ही पोर्शन है क्रीमिया, उसको कब्जा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कब्जा लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नेटो का एक्सपेंशन है इसके डर के मारे यहाँ पर आप देख पाओगे, मतलब एक तरीके से इसके थ्रेट की वजह से, इसके खतरे की वजह से जो व्लादिमीर पुतिन आज के टाइम पर और भी बहुत सारे स्टेप्स उठा रहे हैं नेटो को और बढ़ाने के लिए, उसके नेटो को एक्सपेंशन को रोकने के लिए। और व्लादिमीर पुतिन पहले ही बोल चुके हैं, हर एक चीज़ के अंदर पहले बोल चुके हैं कि नेटो का एक्सपेंशन रोका जाए, जो नेटो आज के टाइम पर तेज़ी से बढ़ रहा है उसको रोका जाए। ये देख पाओगे वही चीज़ें यहाँ पर एडिटोरियल के अंदर मैंशन जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो बेसिकली आज के टाइम पर व्लादिमीर पुतिन का फोकस क्या है कि नेटो के एक्सपेंशन को रोका जाए। तो एक्सपेंशन रुक तो नहीं रहा था, रोका कैसे जाएगा, अब रोका ऐसे जाएगा कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर कब्जा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया ने ऐसा करना चालू किया।
जॉर्जिया के यहाँ पर काफ़ी सारे एरियाज़ है जिसको ऊपर रशिया की जो फोर्सेस है वो पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं। यूक्रेन आपको देखने को मिलेगा, यूक्रेन के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल देखने को मिलेगा। उसके बाद एक लड़ाई हुई थी आर्मीनिया अजरबैजान की, आपको पता होगा। आर्मीनिया अजरबैजान की लड़ाई में रशिया ने अपने बहुत सारे सोल्जर्स भेजे थे, बहुत सारे पीस कीपर भेजे थे ताकि इस लड़ाई को बिल्कुल सॉल्व किया जा सके। यहाँ पर अपना रोल दिखाया, बेलारूस के अंदर अपना रोल दिखाया। तो बहुत सारे कंट्रीज़ में लगातार रोल दिखा रहा है। और आपको पता होगा इसी महीने की चर्चा है कि कजाकिस्तान के अंदर बहुत बुरे हाल हो चुके थे। जैसे जैसे यहाँ पर न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, कजाकिस्तान के अंदर एलपीजी के प्राइसेस बढ़ गए। एलपीजी के प्राइसेस बढ़ने के बाद यहाँ पर लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। अब लोगों का प्रोटेस्ट होने की वजह से यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वहाँ पर रशिया ने शांति को मेंटेन किया। तो रशिया कहीं ना कहीं आप देख पाओगे कंट्रीज़ को अपनी तरफ कर चुका है। बहुत सारी कंट्रीज़ है जो कि अपनी तरफ करता हुआ नजर आ रहा है। तो व्लादिमीर पुतिन के आज के टाइम पर दिमाग में क्या चल रहा है कि जो वापस यूएसएसआर एम्पायर है उसको खड़ा किया जाए। तो ये यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये आज के टाइम पर व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में चल रहा है, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको मेंशन करके बता दी हैं कि नेटो एक्सपेंशन को रोकने के लिए यहाँ पर क्या क्या व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर बार बार मेंशन करी गई हैं। तो आज के टाइम पर क्या है, आज के टाइम पर यहाँ पर यह बताया गया कि जो ये हम लोगों ने देखा है कि रशिया आज के टाइम पर क्या कर रहा है, इन चीज़ों को देखते हुए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती हैं और एक अर्जेंट यहाँ पर चीज़ों की ज़रूरत है। और यूक्रेन को एक तरीके से यहाँ पर लाकर एक रिजोल्यूशन की ज़रूरत हम लोग को पड़ सकती है कि यूक्रेन के ऊपर जो ये मुद्दा है इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। क्लियर हुआ? मैंने आपको सारी बातें बिल्कुल टू द पॉइंट बहुत अच्छे से बता दी हैं, क्या क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सारे मैप्स का इस्तेमाल किया। रशियन प्रोग्राम क्या है, बुकारेस्ट समिट हुआ था जहाँ पर नेटो एक्सपेंड किया, जॉर्जिया यूक्रेन के ऊपर यहाँ पर उसको जोड़ने के बारे में चर्चा की गई नेटो के अंदर। लेकिन रशिया ने यहाँ पर कब्जा आया, फिर रशिया ने ओस्तिया और एक्बेसिया वाले एरिया के ऊपर पूरी तरह से फोकस कर रखा है। एक एक बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी। कजाकिस्तान के बारे में चर्चा की कि कजाकिस्तान में क्या क्राइसिस क्रिएट हुए, यहाँ पर रशिया ने अपनी तरह से पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करवाया, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो एक एक बातें आप लोगों को पता चल चुकी हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है अ हेजी पिक्चर ऑन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यहाँ पे क्या क्या बात की गई मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट को लेकर चर्चा की गई है। असली आर्टिकल कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। अब यहाँ पर बताया गया कि देखो NSSO का डेटा था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का। यहाँ पर ये डेटा देखने को मिलता था एम्प्लॉयमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर ये डेटा पब्लिश करते हैं। ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है 2011-12 तक। किसका? NSSO का। लेकिन बाद में NSSO जो ये डेटा लाता था रोजगार और बेरोजगारी का, इसको हटा दिया गया। इसको रिप्लेस करके हम लोग लेकर आ गए PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसको स्टार्ट किया गया था 2017-18 में। तो हर साल यहाँ पर ये डेटा लेकर आता है। अब क्या होता है, जो ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, जो रोज़गार बेरोज़गारी, कितने लोग यहाँ पर रोज़गार मिला है, कितने लोगों को कौन कौन से सेक्टर में मिला है, कौन कौन से सेक्टर में बेरोज़गारी देखने को मिली है, वो सारा डेटा अब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे लेकर आता है। इसको स्टार्ट किया गया 2017-18 में और अभी तक यहाँ पर आप कह सकते हो हमारे पास 3 साल का डेटा अवेलेबल है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का। 2017-18, 18-19 और 19-20, इन 3 साल के डेटा को यहाँ पर ये ऑथर एनालाइज करते हैं। बताया गया जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ये बेसिकली ध्यान रखता है किस चीज़ के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वही वाली बात जो कि अभी यहाँ पर हमने डिस्कस की। उसके बाद बताया गया यहाँ पर आप लोग ये भी देख पाओगे कि जो ये डेटा है इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग पॉलिसीज़ को रिवील करने के लिए, प्लस यहाँ पर कितना डेवलपमेंट क्या है करंट सरकार ने, उसके बारे में ये सारी बातें बताई लगा सकती है। क्योंकि ऑब्वियसली क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो काफ़ी हद तक इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो सरकार ने कितना काम किया वो सारी बातें हम लोग पता लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। अब बताया गया जो यहाँ पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा है वो क्या बताता है। डेटा ने बताया जो वर्कर टू पॉपुलेशन, मतलब जो लोग आज के टाइम पर एम्प्लॉयड हैं, वो रेशियो आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज हुआ है। 2017-18 के अंदर कितने लोगों के पास जॉब थी? 34.7% के पास। 2019-20 के अंदर ये इंक्रीज होकर 38 हो चुका था। तो 4% से यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला। ठीक है, ये बताया गया। और एक टाइम पर आप कह सकते हो काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये चीज़ें इंप्रूव हो चुकी हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ ये जो बदलाव हुआ है इससे पता ये चलता है कि जो ये एम्प्लॉयमेंट है ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। मतलब पॉपुलेशन से ज़्यादा तेज़ी से ये रोज़गार बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज्ड एट अ मच फास्टर रेट देन ग्रोथ इन पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ से ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो ये रोज़गार बढ़ा था, ये बढ़ रहा है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। लेकिन दिक्कत क्या है आगे मैं आपको वही बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जो ये आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है ये दोनों एरिया के अंदर, चाहे वो अर्बन हो, रूरल पॉपुलेशन मतलब शहर वाले, गांव वाले एरिया, दोनों जगह पर आप देख पाओगे मेल फीमेल पॉपुलेशन दोनों के अंदर ये इंक्रीमेंट हुआ है।
पिछले कुछ सालों में हमने देखा है ये एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ है। ये सारा डेटा हमारे पास ये पीरियोडिक लेबर फोर्स बताता है, PLFS का डेटा हमारे पास ये है। ठीक है, ये बताया गया। उसके बाद और क्या बताया गया कि अगर हम लोग बात करें, सबसे खास बात क्या है, जो ये PLFS का सर्वे का डेटा है, ये यहाँ पर बोलता है कि देखो जो ये वेमेन है, वेमेन का रोल भी काफ़ी बड़ा है। वेमेन भी यहाँ पर इस वर्किंग कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हुई हैं। अगर हम लोग फीमेल वेमेन के बारे में बात करते हैं, मतलब वही फीमेल हो गई, तो अगर हम लोग फीमेल वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो के बारे में बात करें, कौन कौन सी फीमेल आज के टाइम पर काम कर रही हैं, तो ये रेशियो भी इंक्रीज़ हुआ है। जो हमारे पास पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा है वो ये बताता है 2017-18 के अंदर लगभग 17.5% यहाँ पर जो वेमेन है वो जॉब कर रही थी, मतलब काम कर रही थी, काम के अंदर इन्वॉल्व थी। लेकिन ये डेटा 2019-20 के अंदर 17.5% से 24% हो जाता है, मतलब यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो फीमेल का पार्टिसिपेशन वर्किंग कैटेगरी के अंदर ये इंक्रीज हुआ है, ऐसा हमारा डेटा बताता है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और ये बताया गया कि एक समय पर मेल और फीमेल के वर्किंग पार्टिसिपेशन रेट के अंदर एक बहुत बड़ा गैप हुआ करता था, मतलब कि जो मेल वर्कर है वो ज़्यादा हुआ करते थे, वो ज़्यादा काम कर रहे थे, और फीमेल वर्कर बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन ये डेटा लगातार, ये जो गैप है बेसिकली लगातार कम होता हुआ नज़र आ रहा है, और आज के टाइम पर बहुत अच्छा रेशियो बन चुका है। लगभग आप कह सकते हो कि बहुत सारे 2019 का डेटा बताता है अगर 100 मेन है तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो वेमेन है वो भी 40 देखने को मिलेंगे, 40 देखने को मिलेंगी। तो वेमेन का रोल काफ़ी बड़ा है, ऐसा यहाँ पर इस डेटा ने बताया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये वेमेन का पार्टिसिपेशन यहीं नहीं रुका, 2019-20 तक भी इंक्रीज होता रहा, 28.8% तक यहाँ पर पहुँच चुका था। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर बताया गया जो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है फीमेल लेबर फोर्स के अंदर रूरल एरियाज़ में, ये बहुत कम हो चुका है। मतलब जो गांव वाले एरिया हैं, यहाँ पर वेमेन के पास बहुत काम है, वेमेन यहाँ पर काफ़ी काम कर रही हैं। तो यहाँ पे बताया गया जो रूरल एरियाज़ हैं, जो फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, ये आप कह सकते हो कि मेल लेबर फोर्स से थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर इसका उल्टा शहर में हो जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि बताया गया जो फीमेल लेबर का, जो आज के टाइम पर फीमेल काम कर रही हैं, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है रूरल इंडिया के अंदर, जो गांव वाले एरिया हैं वहाँ पर 30% हायर है, उसको अगर हम कंपेयर करें शहर वाले एरिया से। तो मतलब यहाँ पर गांव वाले एरिया में बहुत सारी वेमेंस काम कर रही हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम है, प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनफॉर्मल जॉब्स के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आज के टाइम पर रूरल एरियाज़ में काफ़ी सारी वेमेन काम कर रही हैं। तो डेटा क्या बताता है, बेसिकली डेटा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को लेकर चर्चा करता है कि भाई यहाँ पर PLFS का डेटा बताता है 2017-18, 18-19 और 19-20 इन 3 सालों में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ। गांव वाले एरिया में जो वेमेन का पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ हुआ, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। अब उसके बाद यहाँ पर ये डेटा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, ये तो अभी हमने कहानी पढ़ी एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बारे में पढ़ें, तो PLFS का डेटा यहाँ पर बताता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये आप लोग देख पाओगे कम हुआ है, क्योंकि एक तरफ हमने पढ़ा कि बेरोजगार, जो रोजगार मिला है लोगों को, एम्प्लॉयमेंट मिला है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, कैसे कम हुआ, 2017-18 के अंदर जो बेरोजगारी है वो 6.1% से हुआ करती थी, 2019-20 के अंदर वो 4.8% तक पहुंची, ये बताया गया। मतलब डेटा ये बताता है कि जो नंबर ऑफ जॉब्स हैं वो बहुत तेज़ी से फास्टर रेट से इंक्रीज हो रही हैं। मतलब जॉब लेने वाले कम हैं और जॉब बहुत ज़्यादा हैं 2017-18 और 18-19 और 19-20 के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ये तब भी बताया गया कि अगर जॉब इतनी बढ़ रही हैं, जॉब होने के बावजूद भी आज के टाइम पर बहुत सारे बेरोजगार पर्सन देखने को मिलेंगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो पर्सनस हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो आप लोग देख पाओगे आज के टाइम पर जो बहुत सारे जो जॉब सीकर्स हैं वो बैठे हुए हैं, पिछले 2 सालों के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको यहाँ पर तब भी जॉब मिली नहीं है। ऐसा हुआ क्यों है, तो यहाँ पर सेक्टर वाइज यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखना पड़ेगा। डिफरेंस ये हुआ कि जो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ इंक्रीज हुई हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हुई हैं, यही मुद्दा है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आपको ज़्यादातर वर्कफोर्स इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। बाकी जो दूसरे सेक्टर्स हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा वर्कफोर्स नज़र नहीं आया है। चाहे आप लोग एलाइड एक्टिविटीज़ या आप सर्विस कैटेगरी के अंदर देखो या इंडस्ट्री कैटेगरी के अंदर देखो, तो इतना ज़्यादा डेटा इंक्रीज नहीं हुआ है। 2017-18 में जो सिचुएशन उस समय हुआ करती थी इंडस्ट्री और सर्विस कैटेगरी में, वो आज के टाइम पर भी है, वहाँ पे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो यही यहाँ पर बताया गया कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है सेक्टर वाइज, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्लस उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पर भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ नहीं है, तो लोगों को यहाँ पर जॉब नहीं मिली है, क्योंकि अगर आप लोग सेक्टर वाइज देखोगे तो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसी के बेसिस पर ऑथर लास्ट में एक सोल्यूशन देते हैं
सोल्यूशन ये देते हैं कि आज के टाइम पर हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें। जो यहाँ पर आप कह रहे हो जॉब इंक्रीज हो रही है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगी, बहुत सारे सेक्टर में यहाँ पर आपको जॉब्स नहीं देखने को मिलेंगी। तो आप क्वेश्चन ये है कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर क्या करना है, आपको यहाँ पर जॉब्स को इंक्रीज़ करना है, नंबर ऑफ जॉब्स को इंक्रीज़ करना है, ये यहाँ पर बताया गया। इसके लिए आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि लेबर लॉस के अंदर बदलाव करो, ठीक है। बहुत सारी जो लेबर लॉज है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन है वहाँ पर इंडस्ट्री बेकार चल रही है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर ध्यान रखना है, लेबर लॉस के अंदर बदलाव करो और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्रीज़ करो, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड प्रोडक्शन इंसेंटिव लेकर आओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग क्या लेकर आ सकते हो, स्पेशल असिस्टेंस लेकर आ सकते हो लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो मतलब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग लेकर आ सकते हो ताकि लोग यहाँ पर काम करें अपने हिसाब से, मतलब लोगों को एक तरीके से वर्क मिले। तो ऐसे काम किए जा सकते हैं जिसके बेसिस पर थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो सकता है। तो बताया भाई कि आप लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के अंदर आपको काम बढ़ाना पड़ेगा, ये इंडस्ट्री थोड़ा सा यहाँ पर डाउन चल रही है। आगे नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल में चर्चा की गई है सुप्रीम फेलियर के बारे में। ये क्या है तो मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर लेकर चलता हूँ। अगर हम पिछले कुछ सालों के अंदर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए हैं, ठीक है। जजमेंट किस चीज़ को लेकर दिए हैं, राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो ट्रांसजेंडर है उसको हम लोग एज अ थर्ड जेंडर देखेंगे, ये लेकर आया गया। ट्रिपल तलाक को यहाँ पर हटाया गया। तो अलग अलग यहाँ पर जजमेंट्स लेकर आए गए हैं, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जजमेंट लेकर आए। लेकिन ब्लैक मार्क कब लगता है, ब्लैक मार्क ये लगता है कि बहुत सारे केसेस आज के टाइम पर पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है। 25 से ज़्यादा बहुत सारे केस देखने को मिलेंगे, ठीक है। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर बहुत सारे केस देखने को मिलेंगे, 9 जज के बेंच के यहाँ पर केसेस देखने को मिलेंगे। तो मतलब अलग अलग केसेस हैं जो कि आज के टाइम पर पेंडिंग पड़े हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केसेस हैं जिनके ऊपर धूल जम चुकी है और कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। उन केसेस के बारे में ऑथर ने बताया। पहला केस कौन सा है, पहला केस है एक पिटीशन फाइल किया गया था जो कि चैलेंज करता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को चैलेंज करता है कि भाई यहाँ पर ये जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको यहाँ पर सिटीजनशिप देगा इंडिया के अंदर। तो इसको चैलेंज किया गया था, लेकिन 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हुई है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डला हुआ है इसको चैलेंज करने का, उसकी सुनवाई नहीं हुई, ऑथर ये बोलते हैं। ये आप पहले बात यहाँ पर हम पीछे चल रहे हैं। सेकंड क्या है, सेकंड यहाँ पर पिटीशन है जो कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था, डायलूट किया था, आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया। तो इसके अगेंस्ट में भी यहाँ पर पिटीशन चैलेंज किया हुआ है, इसको भी पिटीशन चैलेंज करके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उसकी भी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड देखने को मिलेगा, एक पिटीशन है, एक पिटीशन और है, वो चैलेंज करता है हमारे जो 103 अमेंडमेंट एक्ट है, मतलब 103rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2019 के अंदर, जहां पर आप कह सकते हो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको मतलब रिजर्वेशन दिया गया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब्स में। तो इसके अगेंस्ट में भी यहाँ पर आप कह सकते हो पिटीशन डाला हुआ है, बहुत सारे लोगों ने पिटीशन डाल रखा है, उसको चैलेंज कर रखा है। तो उसकी सुनवाई भी आज तक नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ पर एक केस आपको डीमोनेटाइजेशन का देखने को मिलेगा, उसके रिगार्डिंग पिटीशन डाला हुआ है, उसकी सुनवाई भी नहीं हुई है। पांचवा देखने को मिलेगा कि इस चीज़ को लेकर कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम होती है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम होती है, यहाँ पर पैसा वगैरह दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी तक करप्ट देखने को मिलती है, करप्शन बहुत देखने को मिलता है, उसको लेकर बहुत सारे यहाँ पर पिटीशन चैलेंज करे गए। तो अलग अलग केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं और ये बहुत मेजर केसेस हैं, बहुत मेजर टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर अभी तक यहाँ पर कोई भी आप कह सकते हो कि सुनवाई नहीं करी गई है। तो इस कैटेगरी में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फेलियर हो चुका है, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फेल मार दिया है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये भी बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। नवा अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया था। क्वेश्चन ये था 2008 में पूछा गया था कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे जब रॉलेट एक्ट को पास किया गया। तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड हैं। 1916 से लेकर 1921 के टाइम पीरियड था इनका, ठीक है। उस समय यहाँ पर गवर्नर जनरल थे जब यहाँ पर रॉलेट एक्ट को पास किया गया था मार्च 1919 के अंदर, ठीक है। ये आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद जैसे ये आज का एडिटोरियल होगा, ये जो भी चीज़ें हैं आपको पता होगा, रोज टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का पेपर आता है, ठीक है। अब जो ये टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का पेज है ये आज भी आया है, ये आप लोग देख पाओगे। लेकिन यहाँ पर एक आर्टिकल है जो कि हम लोग मतलब कितनी बार ही डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। किस चीज़ को लेकर है, वही महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर 12 लेजिस्लेटर को अभी क्या किया गया, 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मेरा परसों का वीडियो देखना है, ठीक है।
परसों का वीडियो देखना है, मतलब संडे से पहले सैटरडे का वीडियो, सैटरडे वाला वीडियो देख लेना। सैटरडे के वीडियो में जो सबसे पहला आर्टिकल है वो इसी को कवर किया गया है। तो मैंने मतलब बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझा रखा है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, बहुत सारी बातें बहुत डिटेल में समझा रखी हैं। तो प्लीज़ जाकर उसको एक बार देख लेना, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल वही बातें यहाँ पर भी बताई गई है, एक एक पॉइंट यहाँ पर वही है। तो आप लोग आर्टिकल भी रीड कर सकते हो, आपको मैं PDF दे ही दूंगा। तो एक एक बातें यहाँ पर भी है, तो आप कर सकते हो कि यहाँ पर इसको वहीं से देख लेना, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।